Hello everyone. Today we are talking about CTAT previous year question paper 2023. आज हम CTAT का 2023 का मैथ का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So if you want to next video, so like, share and subscribe please and watch this video till the end. So let's start. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है. जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच और जेड इत्यादि निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को अपरिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है. ऑप्शन हमारे रेखाखंड, तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखाएं या समकोण. तो सही ऑप्शन चयन करने के लिए हम देख सकते हैं एच हमारा समांतर रेखा को शो करता है और जेड हमारा तिर्यक रेखा को शो करता है. सो इसके ऑप्शन होंगे बी और सी. ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1. निम्नलिखित में से सेकेंड क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वी टू टीच मैथमेटिक्स. यानी मैथमेटिक्स को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है या सबसे कौन से शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है. फाइंड द गैप्स इन लर्निंग एंड एड्रेस देन ओनली. फाइंड द लो परफॉर्म्स एंड मेक दैम सिट इन द फ्रंट रो ऑफ द क्लास. टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम अप्रोच. या फिर मोटिवेट द लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में देखें तो हम अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना. वन थिंग मोर कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं. जिसमें हम नेगेटिव टैग वर्ड्स में देख सकते हैं कि जब किसी क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में केवल या फिर किसी भी रटने वाली बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमारा हमेशा गलत माना जाता है. वो हमारी नेगेटिविटी को शो करता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना. यहाँ पे केवल शो हो रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना, ये भी नहीं हो सकता. एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को पढ़ाना, क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता. बट कुछ हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्रोत्साहित हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है. तो कभी कभी हम ऑप्शन में सिर्फ 2-3 वर्ड्स को देखकर ही हम ऑप्शन को समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है. तो अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना. सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन होगा हमारा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन. CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसे बोलते हैं हम सतत व्यापक मूल्यांकन. यानी सतत निरंतर लगातार जो हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा मूल्यांकन चलता है वो हमारा होता है निरंतर या सतत मूल्यांकन. ओके. सो इसके ऑप्शन हम देखते हैं. निरंतर और इन CCC असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स assessment of previous knowledge, understanding level and learning process. For CCE, teachers feel that each one of them has to give some home assignment every day to children. And CCE is all about converting marks into grades. In CCE, there is more टेस्टिंग एंड लेस टीचिंग. सो हिंदी में हम एक बार चेक करें. निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रियाओं का आकलन सम्मिलित होना चाहिए. निरंतर और व्यापक मूल्यांकन
निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों के ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में केवल आ गया तो ये तो नहीं हो सकता हमारा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक और शिक्षण में कम, ये भी नहीं हो सकता हमारा। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का समय समय पर आकलन किया जाता है। दूसरे शब्दों में छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा गुणवत्ता लाने के लिए किया गया आकलन ही मूल्यांकन है। यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया के दौरान पूर्व ज्ञान यानी कि उसे जो पहले ज्ञान दिया हुआ है वो समझना पहले हमें कि उसे कितनी नॉलेज है। आफ्टर दैन अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना, यानी कि उसके बाद हम उसे आगे सिखाने के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं कि इसे कितना आता है, बच्चे को कितना आता है और कितना उसको और सिखाने में हमें स्ट्रगल करना होगा, या फिर हम कह सकते हैं हमें उसे कितना सिखाना है। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले पूर्व ज्ञान का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 1। नव 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र का आवश्यक विशेषताएं है? यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। बी, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। सी, एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, यानी कि इसका निदान करना किसी चीज़ का प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। इन्हें बारंबार डी ऑप्शन हमारा, इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं, व्यय मतलब खर्च करते हैं। इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन हमें देखना है? 34 का। गणित को संख्याओं, मात्राओं या आकृतियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम सब जानते हैं गणितीय अवधारणा अमूर्त तार्किक, यानी कि उसमें हमें अपने थिंकिंग लगानी होती है, उसमें हमें सॉल्यूशन यानी कि निगमनात्मक, उसमें हमें तर्क लगाना होता है, ये तर्क पर आधारित होते हैं। और एक है स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक नहीं होती है। इनकी गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कोई बच्चा पहले से ही ज़रूरी नहीं कि उसको पहले से ही आता हो, ये हमें सिखाना पड़ता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 34 का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4। 34 का ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और बी, अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके और ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक भी दर्शाते हैं, यानी कि ये हमारा होगा डी। अरे सॉरी, टच में कुछ कमी हो गई है। डी। नाउ
ओके। क्वेश्चन नंबर 35। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स में क्या पता, हमें सबको पता है कि मैथमेटिक्स के लिए क्या ज़रूरी होता है। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। क्या ये सही है? हमें बताना है क्या सही नहीं है। तो आप इस पर ध्यान फोकस रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर नेगेटिव में पूछा जा रहा है तो हमें पॉजिटिव उठाना है। जैसे कि स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति, नेगेटिव अगर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें नेगेटिव ही आंसर लेना है। और अगर पॉजिटिव आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें आंसर पॉजिटिव लेना है। तो अब देखिए इसमें क्या नहीं हो सकता। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। सही है। गणित निगमनात्मक होता है, ये भी सही है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित होता है जो बच्चे कम उम्र में सीखते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का 1। सो क्वेश्चन नंबर 135 का 36। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है और जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। यह अन्य सेकंड भी यानी कि यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। डी, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 36 का हमें ऑप्शन क्या होगा? 36 का ऑप्शन चेक करने के लिए हमें ए या सी है, कौन सा है? बी और सी, ए और बी, ए और डी। तो इसे तर्क की एक पंक्ति गणित की संख्या 36 गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के अंतर्गत दो पक्ष शामिल होते हैं। एक विषय या संकल्प के पक्ष में तर्क होता है और दूसरा विपक्ष के अर्थात वितर्क करता है। तर्क वितर्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अतः इसे तर्क की एक पंक्ति यानी कि हमें अनुमान लगाना होता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, जो यह दिखाने या समझाने का प्रयास करता है कि वह गणितीय अवधारणा या कथन सत्य क्यों है। गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी यानी कि ये अपने आप में गणित में एक प्रूव, हम क्वेश्चन के आंसर प्रूव भी कर सकते हैं, जिसे हम स्वतः शोध दृष्टिकोण कहते हैं। और वो क्या हो जाता है, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर प्रूव करते हैं तो वो एक प्रमेय में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ए और सी। सो 37 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है। गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। बी, एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल दिए होने चाहिए। केवल आ गया तो ये तो हो नहीं सकता। सो कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है? हमें यहाँ पे सही नहीं है यानी कि नेगेटिव ऑप्शन ही उठाना है। सो गणित की पाठ्यपुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों का अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावली होनी चाहिए। तो 4 भी सही है, 3 भी सही है। मोटी या भारी होना ज़रूरी नहीं होता, उसमें सिर्फ टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। और एक गणित की पाठ्यपुस्तक केवल हल दिए होने चाहिए। हल नहीं, उसमें हल दिए हुए उदाहरण नहीं, उसमें एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें प्रश्नावली नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। गणित की पाठ्यपुस्तक
के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो हो सकता है इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड, यानी कि बी। गणित की पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए, मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त संख्या में उदाहरण और अभ्यास भी होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न भी ज़रूरी होते हैं करने। और पाठ्यपुस्तक के उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। अभ्यास के लिए विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए। तो केवल हल किए हुए उदाहरण